दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप 10 डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। आज डिफेंस से काफी ज्यादा अच्छी खबरें निकलकर सामने आ रही है, वहीं वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी भी काफी बड़ी बड़ी खबरें हैं, जिसमें पाकिस्तान के द्वारा ये कबूलना की माइनॉरिटी पर उनके द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। इसके अलावा भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक मिलिट्री डील साइन होना, एसेट मिसाइल का परीक्षण की खबर, F-15EX पर बोइंग का बड़ा दावा कि भारत इसे लेगा, भारत के हाथ लगा कोबाल्ट का खजाना और यूरोपियन यूनियन द्वारा भारत पर लगाए गए एक और बैन की खबर। इन सभी बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारी पहली खबर, अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट में विपक्ष के विरोध के बाद एक और प्रोजेक्ट में कांग्रेस और स्थानीय लोगों के विरोध की खबर सामने आ रही है। दरअसल कैबिनेट ने महाराष्ट्र के पालघर के वधावन में 76,200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बंदरगाह के विकास को मंजूरी दे दी है, लेकिन इन सब के बीच स्थानीय लोग इस बात का यानी इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि पोर्ट बनने से इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, इसके साथ ही 10 लाख रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचेगा और उन्हें भी डर है कि उन्हें उनके घरों से बाहर निकाल दिया जाएगा। पोर्ट के निर्माण को लेकर विरोध पिछले 2.5 दशकों से चल रहा है। महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने स्थानीय ग्रामीणों की याचिका खारिज कर दी है और मामला उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में है। सरकार ने कहा है कि इस पोर्ट के चालू होने के बाद ये दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स में से एक होगा। इस प्रोजेक्ट से प्रतिवर्ष कुल 298 मिलियन मैट्रिक टन से लगभग 23.2 मिलियन TEU कंटेनर हैंडलिंग क्षमता शामिल है। इस परियोजना से IMEC यानी भारत मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक गलियारा और INCTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के माध्यम से बिना रुके बिजनेस फ्लो को बढ़ावा मिलेगा। आपके हिसाब से इस पर विरोध सही है नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल हमने आपको कल ही खबर दी थी कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए अपना एक ऑपरेशन चलाया है, लेकिन इस बीच अब एक और बड़ी खबर है। दरअसल पाकिस्तान में अल्पसंख्यक यानी कि हिंदू, सिख और कई धर्म के साथ हो रहे अत्याचार की खबरें हमने लगातार पढ़ी है, लेकिन पाकिस्तान इस बात को मान ले ये तो संभव नहीं है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने सदन में खड़े होकर इस बात को स्वीकार किया है कि पाकिस्तान में धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों के साथ लगातार दुर्व्यवहार हो रहा है और उनकी हत्याएं हो रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने माना है कि धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हर रोज हत्याएं हो रही है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में हर रोज अल्पसंख्यक सेफ नहीं है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि उन पर हो रहे अत्याचारों के कारण पाकिस्तान को पूरी दुनिया भर में शर्मिंदा होना पड़ता है। रिपोर्ट के अनुसार हिंदू, सिख समेत अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों को पाकिस्तान में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसमें जबरन धर्म परिवर्तन, अपहरण, हत्या और पूजा स्थलों पर हमला शामिल है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमारे संविधान में धर्म की सुरक्षा की बात की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी देश में कई धर्म सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान में कई छोटे मुस्लिम संप्रदाय भी सुरक्षित नहीं है। उनके इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि भारत के एसेट मिसाइल को लेकर है। दरअसल 27 मार्च 2019 को भारत ने मिशन शक्ति को लॉन्च किया और दुनिया को चौंका दिया। आपको बता दें, इसके तहत भारत ने एंटी सैटेलाइट को लॉन्च किया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि भारत के DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर पृथ्वी रक्षा वहां मार्क 2 को भी लॉन्च कर दिया है। बता दें कि ये काफी ज्यादा एडवांस है और भारत इस पर लगातार काफी समय से काम कर रहा था। मिशन शक्ति इम्प्लिसिव नहीं है, इसके तहत टारगेटेड सैटेलाइट को कम ऊंचाई पर रखा गया था और कुछ सप्ताह पहले से लॉन्च किया गया। बता दें कि PDV मार्क 2 का अभी प्रोडक्शन स्टेटस क्या है वह कंफर्म नहीं है, लेकिन योजना है कि इसके और ज्यादा टेस्ट किए जा सकते हैं। आगे होने वाले टेस्ट के दौरान काफी चैलेंजिंग टारगेट, पोटेंशियल इलेक्ट्रॉनिक वाली वस्तुएं और साथ ही अन्य चीज इस्तेमाल होगी। इसके अलावा अभी उसका ऑफिशियली ऐलान होना बाकी है। दोस्तों, अगर आपको एसेट के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इसकी मदद से भारत अंतरिक्ष में चाइना की किसी भी सैटेलाइट को पल भर में ध्वस्त कर सकता है। इससे चाइना के पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद किया जा सकता है और ये युद्ध के दौरान भारत के लिए काफी ज्यादा
महत्वपूर्ण हथियार बन जाता है। इसका परीक्षण भारत ने 2019 में पहले से ही किया हुआ है और अब इसके दूसरे वर्जन के ऊपर फिलहाल काम चल रहा है। इसी को लेकर ये अपडेट थी। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि भारत और रूस के बीच साइन हुई मेगा डील के बारे में है। दरअसल भारत और उसका विश्वसनीय राजनीतिक साझेदार रूस भविष्य में अपनी रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट समझौते पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहा है। ये समझौता सैन्य कर्मियों के लिए वीजा और इमिग्रेशन प्रोटोकॉल में भी मदद कर सकता है। भारत रूस को हिंद महासागर के इलाके में बढ़ती चीन की उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में सक्रिय होने के लिए उत्साहित कर रहा है। इससे पहले भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के साथ ऐसे समझौते किए हुए हैं। भारत द्वारा ये डील साइन होने के बाद अमेरिका के लिए एक बड़ा सरदर्द साबित होगा, क्योंकि अमेरिका भारत को रूस से दूर करने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन उसमें उसे कामयाबी अभी तक हासिल नहीं हुई है। ऐसे में ये डील अमेरिका को एक और बड़ा झटका देगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि भारत के प्रोजेक्ट 75I यानी कि सबमरीन डील को लेकर है। दरअसल इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I को लेकर हमने लगातार आपको अपडेट दिए हैं। भारत स्पेन से 6 ऐसी सबमरीन खरीदने वाला है जो काफी एडवांस सिस्टम से लैस है। ये सबमरीन AIP सिस्टम से लैस है, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट में डिले होने की खबरें सामने आ रही है और इसका कारण खुद स्पेन बन चुका है। पहले ही आपको बता दें, भारत के पास स्पेन और जर्मनी के अलावा स्टैंडर्ड के लिए कोई और ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं है। स्पेन के पास काफी ज्यादा एडवांस सिस्टम है। इसी कारण के साथ भारत ने स्पेन के साथ करीब 60,000 करोड़ रुपए की डील को फाइनल करने पर बातचीत भी की है। लेकिन डिले की बात करें तो AIP सिस्टम को अभी तक स्पेन की तरफ से अपनी सबमरीन में इंटीग्रेट नहीं किया गया है और जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगा तब तक इंडियन नेवी इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। स्पेन की तरफ से ये कहा गया है कि साल 2025 तक वह अपनी सभी सबमरीन को तैयार कर लेगा और उससे पहले भारत को इस सिस्टम के लिए टेस्टिंग भी दिखाई जाएगी। बता दें कि भारत खुद भी इस सिस्टम को लेकर काम कर रहा है। DRDO की तरफ से खुद AIP सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। हालांकि अभी देखने वाली बात होगी कि भारत स्पेन के AIP सिस्टम से कितना खुश होता है। AIP सिस्टम की बात करें तो पानी में सबमरीन को 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक का रहने में ये मदद करता है। अभी सबमरीन को हर 24 घंटे में पानी से ऊपर आना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों, स्पेन के साथ जो ये समस्या खड़ी हुई है, क्या भारत को अब स्पेन की जगह जर्मनी को इस सबमरीन डील के लिए चुनना चाहिए या नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। यह खबर भी डिफेंस से जुड़ी हुई है। दरअसल रूस की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को उसके हेलीकॉप्टर 226T का ऑफर दिया गया था। आपको बता दें कि कई सालों से भारत और रूस के बीच में हेलीकॉप्टर को लेकर बातचीत चल रही थी। भारत की तरफ से इसको लेकर एक डील 2015 में भी हो चुकी है। एग्रीमेंट के तहत यह हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग भारत में होनी है। बता दें कि भारत और रूस के बीच 197 हेलीकॉप्टर को लेकर डील हुई है, जिसके तहत ये सभी हेलीकॉप्टर भारत में बनाए जाने हैं। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू नहीं हुआ है। इसका बड़ा कारण फ्रांस है। कारण है कि इस हेलीकॉप्टर में रूस जिस इंजन का इस्तेमाल करता है वह फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। और इस इंजन की बात करें तो ये 2GI सीरीज का इंजन है। ऐसे में रूस खुद जब इस हेलीकॉप्टर के इंजन के लिए फ्रांस से इंजन को इंपोर्ट करता है तो भारत में इस इंजन को बनाना कैसे संभव है? बता दें कि भारत के एग्रीमेंट के तहत 70% हेलीकॉप्टर को इंडिया में ही बनाया जाना है और इसमें मेक इन इंडिया और लोकल फॉर वोकल के तहत ही सामानों को लगाया जाना है। लेकिन अब रूस इसके इंजन को नहीं बना सकता। ऐसे में रूस इस इंजन के विकल्प को ढूंढ रहा था। बता दें कि फ्रांस की कंपनी के दूसरे इंजन तो भारत में बनने लगे हैं, लेकिन इसमें लगने वाला इंजन भारत में बनना शुरू नहीं हुआ है। फ्रांस ने इसकी तकनीक को भी किसी भी देश के साथ शेयर नहीं किया है। ऐसे में रूस ने अपने खुद के इंजन पर काम करना शुरू किया है और उसके द्वारा VK650 इंजन को बनाया गया है और उसकी टेस्टिंग भी की जा चुकी है। रूस ने कहा है कि वह अपने खुद के इंजन के साथ भारत को इस हेलीकॉप्टर की डिलीवरी देना शुरू करेगा। दोस्तों, बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या भारत को रूस से हेलीकॉप्टर की डील साइन करना चाहिए या नहीं, क्योंकि हमने लगातार रूसी हेलीकॉप्टर में कई तरह की खामियां पाई है। आपके हिसाब से क्या भारत को ये डील करनी चाहिए या नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि यूरोपियन यूनियन से सामने आ रही है। दरअसल यूरोपियन यूनियन ने भारत के एक्सपोर्ट को रोकने के लिए अपनी तरफ से एक बार फिर से एंटी डंपिंग को लागू कर दिया है। यूरोपियन यूनियन को यह बात बर्दाश्त नहीं है कि भारत का एक्सपोर्ट
वहां कैसे लगातार बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट को रोकने के लिए अपनी कस्टम ड्यूटी को बढ़ाना शुरू कर दिया गया है। हाल ही में हमने भी बताया था कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा एंटी डंपिंग ड्यूटी को फाइबर केबल पर बढ़ाया। इसे 8.7% से 11.4% तक बढ़ा दिया गया है। इसको बढ़ाने के पीछे पर्यावरण का हवाला दिया गया था। 2018 तक भारत का ट्रेड डेफिसिट 4.3 बिलियन डॉलर था, जो कि 2022 तक पॉजिटिव 13.5 बिलियन डॉलर तक हो गया। भारत यूरोपियन यूनियन में पहले एक्सपोर्ट कम कर रहा था, जो कि अब उसके इंपोर्ट से भी काफी अधिक हो चुका है। हालांकि पिछले साल में 11.23% की इसमें कमी आई है, लेकिन अब सवाल है कि इससे क्या असर भारत पर पड़ेगा। पहला असर तो एक्सपोर्ट पर ही पड़ेगा। डंपिंग ड्यूटी बढ़ने से भारत का एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसके साथ ही भारत की कंपनियां वहां पर केबल नहीं भेज पाएंगे। इसके अलावा यूरोप के देशों में भी केबल के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ने से जो एक्सपोर्टर है वे एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो मार्केट में केबल की कमी आएगी। अगर लोकल प्रोवाइडर उसकी डिमांड पूरी नहीं कर पाए तो उसके दाम बढ़ जाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी यूरोपियन यूनियन लगातार भारत के खिलाफ इस तरह के एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहा है। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। चल दोस्तों, हिंद महासागर में कोबाल्ट के एक बड़े भंडार की संभावना है। इसी बात से भारत ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। भारत ने कुछ समय पहले कोबाल्ट की खोज के लिए जमैका स्थित इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी ISA में आवेदन भी किया हुआ है, लेकिन भारत के पड़ोसी श्रीलंका के कारण ये अटका हुआ है। बता दें कि इस भंडार पर चीन की भी नजर है। इसी कारण से चीन सर्वे जहाज लगातार भारत के पास हिंद महासागर के क्षेत्र में भेज रहा था। हाल ही में एक चीनी सर्वेक्षण जहाज इंडोनेशियाई जल क्षेत्र से होकर हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। कोबाल्ट की बात करें तो ये एक धातु है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज की जाने वाली बैटरी में इस्तेमाल होता है। इसका यूज हाई क्वालिटी स्टील बनाने में भी किया जाता है। कोबाल्ट स्टील जेट इंजन या गैस टरबाइन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। भारत सरकार लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर दे रही है। ऐसे में कोबाल्ट काफी इंपोर्टेंट भारत के लिए बन जाता है। समुद्र में कोबाल्ट की खोज के लिए इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी से मंजूरी लेनी पड़ती है। भारत ने 18 जनवरी 2024 को इसके लिए अप्लाई किया था। इस आवेदन में हिंद महासागर के बड़े क्षेत्र में कोबाल्ट से समृद्ध फेरोमैग्नीज क्रस्ट की खोज करने की मंजूरी मांगी है। भारत की सरकार की तरफ अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन ESSO ने किया था। कोबाल्ट के बिजनेस में चीन का दुनिया भर में दबदबा है, क्योंकि चीन दुनिया भर के 70% कोबाल्ट पर कब्जा जमा चुका है। ऐसे में भारत को भी कोबाल्ट का एक बड़ा भंडार मिला है। जैसे ही भारत को इसकी मंजूरी मिलती है और श्रीलंका इसमें कोई टांग नहीं अड़ाता तो भारत को कोबाल्ट का एक बड़ा भंडार मिल जाएगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। यह खबर MRFA टेंडर को लेकर है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स जल्द ही MRFA विमान को खरीदने जा रही है। आपको बता दें, इसके तहत इंडियन एयरफोर्स 114 यूनिट्स का ऑर्डर करेगी। इसकी दावेदारी में सबसे पहले अमेरिका की बोइंग कंपनी है। बोइंग कंपनी का F-15EX ईगल 2 इसमें प्रथम दावेदार है। इस विमान की बात करें तो ये काफी ज्यादा एडवांस तकनीक से लैस है। ये विमान काफी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इंडियन एयरफोर्स और कंपनी के बीच में काफी लंबे समय से चर्चा चल रही है। हालांकि इससे पहले के वेरिएंट पर इंडियन एयरफोर्स चर्चा कर रही थी, लेकिन अब कंपनी की तरफ से ये बताया गया है कि भारत को लेटेस्ट वेरिएंट इसका ऑफर किया जा रहा है। और इस एडवांस विमान की स्पीड 3100 किलोमीटर प्रति घंटे की होने वाली है, जो कि दुनिया में सबसे तेज मानी जाती है। किसी भी लड़ाकू विमान की स्पीड आज तक इतनी नहीं पहुंची है। इसके अलावा इसकी पेलोड क्षमता 13.6 टन की है, जो कि दुनिया में किसी भी विमान के द्वारा सबसे भारी क्षमता है। साथ ही इसकी रेंज की बात करें तो उसकी रेंज भी 2222 किलोमीटर। साथ ही इसमें हवा से हवा में मार करने के साथ ही हवा से सतह में मार करने में भी सक्षम मिसाइल लगी हुई है। इसके साथ ही आज तक जब भी एक ऑपरेशन पर यह गया है तब किसी भी तरीके से इस विमान में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, यानी कि इसकी विश्वसनीयता काफी ज्यादा है। और यही कारण है कि अब भारत इस पर काफी सीरियस होकर विचार कर रही है। अब जैसे ही अमेरिका की तरफ से इस पर फाइनल मंजूरी दे दी जाती है, इस अगले वेरिएंट के फाइटर जेट को भारत को ऑफर कर दिया जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपके हिसाब से MRFA टेंडर के लिए भारत फ्रांस के राफेल के साथ जाना चाहिए या फिर पहली बार अमेरिका से कोई फाइटर जेट खरीदना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए